Hello student, good morning, welcome back. So in the last class I had explained you about reflection. We started with reflection and we discussed about laws of reflection, image formation by plane mirror, real object, real image, virtual image. Object is point of intersection of the incident rays, correct? Image is a point of intersection of reflected or refracted rays. When the object is called as virtual, when the image is called as virtual. For a plane mirror, the space in front of mirror is real space, behind the mirror is virtual space. Then we also discussed questions based on image formation of an extended object. And then towards the end, we discussed about reflection or the reflected time as seen by, due to reflection. Okay. So it was reflected time is 12 o'clock minus the actual time, correct? Now in today's class we'll be extending reflection from plane mirror further, and there are few interesting cases I told you in the last class that we are going to discuss today. Okay, now let's first start with minimum length of mirror required. For what? To see your complete image. Now have you ever thought about it? कभी आपने इसके बारे में सोचा? जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन की हाइट अगर 6 फीट है, a man is 6 feet tall, तो उसके रिफ्लेक्शन को मिरर में देखने के लिए, प्लेन मिरर में, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? अब में से बहुत सारे बच्चों को शायद डायरेक्ट भी पता हो या नहीं भी पता हो. हाँ, जिनको पता है दे नो द आंसर इज 3 फीट. कम से कम मिरर कितना चाहिए? 3 फीट. बराबर ना, कि अगर 6 फीट के पर्सन के कंप्लीट रिफ्लेक्शन को देखना है तो 3 फीट का मिरर की हमको ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट? अब ये 3 फीट का जो मिरर है उसका पोजिशनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 3 फीट चाहिए, बट 3 फीट अगर आप ग्राउंड से स्टार्ट करोगे, एकदम फ्लोर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो 3 फीट खत्म हो जाएगा और पर्सन को उसका फेस दिखाई नहीं देगा. अगर आप 3 फीट ऊपर से 1 फीट 2 फीट 3 फीट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द सीलिंग, तो हो सकता है कि उस पर्सन को अपना सिर्फ हेड या चेस्ट तक का पार्ट दिखाई दे, लेग्स उसको दिखाई नहीं देंगे. दैट इज द रीजन वाई लेंथ एंड पोजिशनिंग ऑफ द मिरर बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर घर पर आपने जो ड्रेसिंग टेबल होता है या जो कबोर्ड होगा जिसपे आपने प्लेन मिरर अटैच किया होगा, या उसमें जब आपके रिफ्लेक्शन को देखते हो, हैव यू एवर वंडर्ड कि वो जो प्लेन मिरर होता है वो फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर होता है? और नहीं अगर ऑब्जर्व किया तो लेक्चर के बाद ऑब्जर्व जरूर करना कि इट विल बी फ्लोर से थोड़ा ऊपर और अराउंड 7-8 फीट से थोड़ा सा नीचे होगा, हेड लेवल से थोड़ा नीचे होता है वो. ऐसा क्यों? दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस व्हेन आई एक्सप्लेन यू अबाउट मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है. लोगों को फॉर्मूला पता होता है कि हाफ चाहिए, बट पोजिशनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? तो विल डिस्कस दैट. अगेन इट्स अ प्योर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन. जरा भी इसमें फिजिक्स, ऑफ कोर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट बाकी इसमें फिजिक्स का कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है और इसका लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है? और इस मिरर के सामने सपोज ये एक पर्सन है, so this HF is head and feet level of the person. M1 M2 आप मान लो मिरर, नेम ऑफ द मिरर, ओके, या लेंथ ऑफ द मिरर is M1 M2. नाउ इस ऑब्जर्वर को, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? पर्सन. ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन. जब आप अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखते हो तो आप किसको देखते हो? खुद को ही देखते हो. देखने वाला कौन? आप. किसको देख रहे हो? आपको ही. तो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर सेम. ओके, अब फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू बी कैलकुलेट, मतलब मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हेड से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो मिरर के अपर एज से रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के आईज तक आना चाहिए. ये मान लो उसका आईज लेवल है. अब नॉर्मल लोगों के केस में हेड और आई में इतना गैप नहीं होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डायग्राम, ऐसा मान लो ये है. और इस पर्सन को उसके फीट का रिफ्लेक्शन कब दिखाई देगा? जब फीट से निकला हुआ रे ऑफ लाइट मिरर के लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा.
आई होप ये सबको समझ में आया। सर अभी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है बच्चों कि सर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्यों नहीं आया ऐसे, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, दिस लेंथ ऑफ द मिरर विल बी एक्स्ट्रा। वी आर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ मिरर या मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, सो इसलिए हेड से जो रे ऑफ लाइट आएगा वो मिरर के एक एंड से रिफ्लेक्ट होगा, और जो फीट से रे ऑफ लाइट आ रही है वो मिरर के दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होकर आइस तक आएंगे। ठीक है, अब यस्टरडेज लेक्चर में वी डिस्कस दैट कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनता है। सो वॉट एवर इज दिस डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है एग्जैक्टली उतना पीछे उसका रिफ्लेक्शन भी बनना चाहिए, और सेम हाइट का भी होना चाहिए, बराबर ना। प्लेन मिरर में हाइट रिमेन्स द सेम। सो ये एच डैश यानी हेड का रिफ्लेक्शन, एफ डैश फीट का रिफ्लेक्शन। फॉलोड एवरीवन? ओके, सो ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आता होगा? हेड लेवल से, और ये कहाँ से आता होगा? फीट लेवल से। व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट? हम क्या ढूंढना चाहते हैं? हम ये लेंथ का मिरर का लेंथ ढूंढना चाहते हैं। सो बेसिकली मुझे m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है। हैज एवरीवन अंडरस्टूड द रे डायग्राम? क्या सबको रे डायग्राम समझ में आया? श्योर बच्चों, फिर से देख लो। यू प्लेस द मिरर एंड देन दिस इज दैट मैन। फॉर कंप्लीट इमेज टू बी सीन, हेड से निकला हुआ रे ऑफ लाइट मिरर के अपर एज से रिफ्लेक्ट होकर आइस तक आना चाहिए। फीट से निकला हुआ रे ऑफ लाइट लोअर एज से रिफ्लेक्ट होकर आइस तक आना चाहिए। जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना पीछे उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। क्लियर? व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट? m1 m2 का लेंथ मुझे फाइंड करना है। ओके, नाउ बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सर ने क्या ड्रॉ किया? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। सो दिस विल बी अ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल सपोज आई है, सो ये एंगल भी कितना होगा? आई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। सेम वे अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ बच्चों, सो नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है, सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल टेक इट एज थीटा। सर आई क्यों नहीं? क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी आई ले चुका हूँ। सो इवन दिस विल बी थीटा। सब साथ में बच्चों, पक्का? ऑलराइट, नाउ क्या करते बच्चों, अब मैं आपको वापस से दो ट्राइंगल बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक है एच m1 और ये मान लीजिए नॉर्मल 1 वाला पॉइंट। सेम वे इसको मैं n2 नाम देने वाला हूँ, दिस पॉइंट। सो नाउ देयर आर टू ट्राइंगल्स हियर, h m1 n1 and n1 m1e, h m1 n1 n1 m1e। दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल 90 डिग्री। नॉट टेल मी ये थीटा, ये 90, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल ना, सो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। सो अगेन व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? आवर ऑब्जर्वेशन इज दैट ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल एच m1 n1 एंड ट्राइंगल e m1 n1 आर कॉन्करेंट, है ना? सो इफ दे आर कॉन्करेंट, सो उनके तीनों साइड इक्वल होंगे। सो उसके तीनों साइड इक्वल है, यानी कि देयरफॉर एच n1 शुड बी इक्वल टू e n1, है ना? सो सपोज हेड से लेकर के n1 तक का डिस्टेंस, या दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इफ आई कंसिडर टू बी x, ये भी डिस्टेंस कितना होगा? x। सो पर्सन के हेड से आई तक का डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस x टू x। ये समझ में? अच्छा, सिमिलरली बच्चों इफ यू कम टू ट्राइंगल, ट्राइंगल बिल्कुल सही जा रहे हो, e m2 n2 एंड f m2 n2, ये लोग भी कॉन्करेंट होंगे। सो अगर ये लोग भी कॉन्करेंट है, ये i 90 90 माइनस i 90 माइनस i, सो इनके भी सारे साइड्स इक्वल होंगे। सो सारे साइड्स अगर इक्वल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम e टिल n2, ये x है, फ्रॉम e टिल n2, सपोज ये डिस्टेंस y है, सो फ्रॉम n2 टू f, इवन दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो बी इक्वल टू y। देयरफॉर e n2 will be equal to f n2 and both these are will be equal to y. So what is height of person?
Therefore total height of person, बोलो ना, total height of person क्या होगा? From head till feet is the height of person. So it will be h n1 x, n1 e x, e n2 y, n2 f y. इन सब का एडिशन होगा. So total height of the person will be x plus y plus y. So height of the person is 2 times of x plus y. So HF is 2 times of x plus y. This is height of the person. Now tell me what is length of the mirror. Length of the mirror is from m1 till m2. So अगर आप m1 m2 का डिस्टेंस देखोगे, so basically m1 m2 मतलब n1 और n2 के बीच का डिस्टेंस. m1 m2 नॉर्मल ड्रॉ किया था आपने, is same as distance between n1 and n2. What is distance between n1 and n2? X plus y. So length of mirror is m1 m2, that is same as n1 n2 का distance, same as n1 n2 का distance, and n1 n2 का distance is x plus y. So what is height of the person? 2 times of x plus y. What is length of the mirror? X plus y. So can we say length of the mirror is half of the height of the person? ये उसका theoretical proof है बच्चों. क्या याद रखना है आपको? HF, माफ कीजिए. There are 3 important points बच्चों जो हमको याद रखने हैं. I hope ये सबको समझ में आए कि मिरर का लेंथ इज पर्सन के हाइट का हाफ. I told you not only the length but the positioning is also important. सोचो बच्चों, जो मिरर का लोअर एज है, नीचे वाला पार्ट M2, वो उसके फीट लेवल पर या फीट लेवल से थोड़ा ऊपर है. फीट तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है M2 या उससे थोड़ा ऊपर है. ऊपर है. कितना ऊपर है? तो आप बोलोगे y. बट y तो मैंने नोटेशन यूज किया ना. एक्चुअली स्पीकिंग कैन आई से इट इज I से फीट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2y, उसका हाफ है. सो लोअर एज ऑफ द मिरर is above the feet level by a distance equal to y, and that is nothing but EF by 2. Upper edge of the mirror is at the head level, or it is below the head level? Below the head level. By how much a distance? By a distance equal to x. How much is x? HE by 2. So the results are very very important. Minimum length of the mirror is half of the height of the person. Then positioning of the mirror. The lower edge of the mirror is at a distance of EF by 2 above the feet level. The upper edge of the mirror is below the head level by HE by 2. So these are the 3 points that we must keep in mind. Minimum length of mirror is HF by 2. हेड से लेके फीट तक का डिस्टेंस बाई 2. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ना बच्चों वो पर्सन की हाइट आई से फीट तक की दे देंगे, तो उस वक्त उसकी हाइट EF लेना है आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो. फिर लोअर एज ऑफ द मिरर M2 is above feet level F by EF by 2. आई से फीट तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ वो ऊपर है. अब आप गैस करो, सोचो, बोलो, कोशिश करो. यस, अपर एज M1 is below head level H by HE by 2. So these are 3 important results that I would want you to keep in mind. कि minimum length of the mirror is half of the height of the person. Positioning wise, the lower edge should be above the feet level by EF by 2, and the upper edge should be below the head level by HE by 2. इस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों और भी बन सकते हैं, ठीक है. बट फिलहाल दिस इज सफिशिएंट, मतलब ये अभी के लिए आप ये समझ लो तो अच्छा है. कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, बताएं कि अगर ये मिरर को मैं नीचे शिफ्ट करूं, इफ आई पुश दिस M1 डाउनवर्ड, तो आपको कौन सा वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा. ऑफ कोर्स व्हेन इट गोज डाउन तो ऊपर हेड वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा. सिमिलरली अगर ये ऊपर जाएगा तो फीट दिखाई नहीं देंगे. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में है? तो ऐसे वो ट्रिकी क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं. नाउ प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, चलो. सो नेक्स्ट टाइम यू नो कि अगर आप अपने घर में कोई मिरर चूज करने जा रहे हो फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ यू, then that mirror should have length equal to at least half of your height.
and then the positioning of the mirror is also really important. Okay, so this was one interesting case related to we can say plane mirror. Now एक और situation जो you must have come across and I would want to discuss that with you. Now when we go to haircut in a saloon, right? जब आप बार्बर के पास हेयर कट के लिए जाते हो सलून में, so you must have come across this. Most of the hair salons have this arrangement wherein आप जिस चेयर पे बैठते हो उसके सामने एक मिरर है और आपके पीछे भी एक मिरर है. So you are basically sitting in between two parallel mirrors. And then if you see in the mirror, आपको मिरर के अंदर आप ही आप दिखाई देते हो. You get to see infinite number of your images, या बहुत सारी आपकी images दिखाई देती है. क्यों? That is what we are going to discuss. So next time अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो next time जब आप कोई अपॉर्चुनिटी मिले, of course once this lockdown is over, then just try it. Okay. So now suppose these are two parallel mirrors. Condition है mirrors are parallel, M1 and M2. Okay. ये ऑब्जर्वर है या एक ऑब्जेक्ट है जो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ. सेपरेशन बिटवीन दीज टू मिरर इज सपोज D. दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है? D. सपोज यू आर एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम मिरर 1 एंड एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम मिरर 2. बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और आप ध्यान से सुनिए इसको. सो देयर आर टू प्लेन मिरर्स, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रॉम फर्स्ट मिरर इट इज एट अ डिस्टेंस X एंड फ्रॉम द सेकेंड मिरर इट इज एट अ डिस्टेंस Y, और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है D, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट D इज नथिंग बट X प्लस Y. D is X plus 5. करेक्ट. ओके, अब हाउ डू वी एनालाइज इट, इसको हम डिस्कस कैसे करते हैं? सो मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल है बच्चों. ये मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एंड इसके ऊपर आई एम गोइंग टू प्लॉट ऑल द इमेजेस. सो ये ऑब्जेक्ट, चलो मुझे एक बात बताओ, मिरर 1 से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? X. सो मिरर 1 इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे बनाएगा वर्चुअल स्पेस में. At what distance? X. So now this is first image formed by first mirror at a distance X. So अगर मैं कैपिटल I1 लिख रहा हूं यानी इट इज मिरर इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट मिरर. सिमिलरली बच्चों, दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम मिरर 2. सो ये भी एक इसका इमेज बनेगा I1 एट अ डिस्टेंस Y. जस्ट ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए कैपिटल I M1 का इमेजेस है, स्मॉल I M2 का इमेजेस है. अब सोचो बच्चों आगे क्या होगा, प्लीज थोड़ा सोचो. क्या आपको ये नहीं लग रहा है ये जो I1 होगा ये M1 के सामने है? दिस मिरर 1, मिरर 2 ने जो इमेज I1 बनाया वो मिरर 1 के फ्रंट में आ गया. सो दिस I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1. दिस I1 ये मिरर 1 के सामने है ना, सो ये मिरर के लिए ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट. सो कैन वी यूज अ स्टेटमेंट, इमेज फॉर्म बाय द सेकंड मिरर विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट मिरर. Image formed by the second mirror will act as an object for the first mirror. Similarly बच्चों, image formed by the first mirror will act as an object for the second mirror. So जितनी images बनती जाएंगी उतने नए नए ऑब्जेक्ट आते जाएंगे और उतनी ज्यादा images और बनती जाएगी. ओके, थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते. चलो, सो ये इमेज मिरर 1 के लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट. नाउ टेल मी मिरर 1 से इसका डिस्टेंस कितना है? मिरर 1 से इसका डिस्टेंस कितना है? सो विल से x y y यानी x plus 2y. माइट एज वेल बच्चों मैं ऐसा बोलूं, दिस x plus y इज d. सो कैन वी से इट इज d plus y. सो अब यहां से डिस्टेंस क्यों ले रहे हो? दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1. सो मिरर 1 से उसका डिस्टेंस क्या होगा? d plus y. सो मिरर 1 में इमेज क्या बनेगी? d plus y पीछे. सो इन मिरर 2 द सेकेंड इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस, बोलो बच्चों, I would say y plus d. अच्छा सर, लेकिन ये भी तो था कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था. करेक्ट. कितने डिस्टेंस सामने है? दिस इज d और यहां से x, सो इट इज d प्लस x सामने, तो कितना पीछे? d प्लस x पीछे. सो मिरर 2 में जो सेकेंड इमेज है वो कहां बनी? d प्लस x पीछे. आई वुड से x प्लस d. क्लियर है बच्चों ये?
ओके, अब मुझे बताओ सिमिलरली दिस I2 विल एक्ट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1. सो नाउ टेल मी I2 जो नया ऑब्जेक्ट वो कितने डिस्टेंस पर है? D x प्लस डी, यानी कि d प्लस x प्लस डी, यानी कि x प्लस 2d. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड, I3 विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x प्लस 2d. अच्छा, अब मेरी बिना हेल्प के आप मुझे बताओ यहां पर थर्ड इमेज कहां बनेगी? सो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? I2. कहां पर ये? y प्लस डी. सो d प्लस y प्लस डी, सो दिस इज गोइंग टू बी एट y प्लस 2d. और ये कंटिन्यू होते जाएगा. एंड दैट इज द रीजन वाई आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी. हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? क्या सबको समझ में आया? अब जिस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछते, बिकॉज एवरीबडी नोज द आंसर इनफाइनाइट. इफ देयर आर टू पैरेलल मिरर्स यू विल गेट इनफाइनाइट इमेजेस. नाउडेज जो ट्रेंड है उसमें क्या पूछते हैं? दे माइट आस्क यू कि फर्स्ट मिरर में 3 सक्सेसिव इमेजेस का डिस्टेंस क्या है? सो x y प्लस डी x प्लस 2d. अब ऑफकोर्स x y और d तो मैंने सिलेक्ट किया ना. आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नंबर होगा 5 10, दिस विल बी 15. देन समझ में आ रहा? अगर ये 5 ये 10 तो ऑफकोर्स 15 होगा. तो आपको पहला आंसर आएगा 5, फिर 10 प्लस 15 एक्सेट. नो नीड टू बाय हार्ट. अब उस वक्त इट विल नॉट टू इवन टेक मोर देन 20 सेकेंड टू सॉल्व. क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का. टुडे वी आर डिस्कसिंग कैसी इमेजेस बनती है. इस पे देयर कैन बी मेनी 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 क्वेश्चंस, बट वो आने वाले टाइम में हम डिस्कस कर पाएंगे. आई होप सबको ये इमेजेस कैसे बनती है वो समझ में आया. पक्का. x y प्लस डी x प्लस 2d एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, सिंस हम ये डिस्कस करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर? सेकेंड ऑर्डर मतलब दूसरी इमेजेस. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर? चाहिए तो आप नोट कर सकते हो. डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर इमेजेस फॉर्म बाय द टू मिरर. तो इसकी सेकेंड इमेज ये है, इसकी सेकेंड इमेज ये है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? चलो मैं यहां बताता हूं. ये डिस्टेंस है, काउंट करो. हाउ मच इज दिस? y प्लस डी. ये कितना था? x प्लस डी. और ये d था. I2 से I2 तक का डिस्टेंस y प्लस डी प्लस डी प्लस x प्लस डी. इज दैट क्लियर? बट टेल मी व्हाट इज x प्लस y? ये भी तो d है ना. सो कैन वी से इट इज एज गुड एज d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि 4d आ रहा है. ऑफ कोर्स इट इज 4d. कैन वी राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू डी? सर ऐसा क्यों लिखा? गिव मी 1 more minute, आप खुद समझ आओगे. कैन वी से 4d is 2 टाइम्स ऑफ 2d? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, I1 से I1 का डिस्टेंस. चलो हेल्प करो. ये x प्लस डी प्लस वाई कितना आ रहा है? ये x प्लस वाई को वापस d लिख सकते हो. सो कैन वी से इट इज 2d. सो कैन आई से इट इज 2 टाइम्स ऑफ 1d? सर को क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं समझाता हूं. सो व्हेन इट वाज सेकेंड ऑर्डर you were getting 2 times of 2d. When it is first order you are getting 2 times of 1d. अब थर्ड ऑर्डर के लिए भी देखते हो, रुकते नहीं बच्चों. देखो फॉर थर्ड ऑर्डर स्टार्ट काउंटिंग. कितना था ये? x प्लस 2d प्लस d प्लस y प्लस 2d. x प्लस 2d प्लस d प्लस y प्लस 2d. काउंट इट आउट. x प्लस y फिर से एक d होगा. सो 2d d 2d 5d प्लस d. दिस इज गोइंग टू बी 6d. क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 3d? क्या एक शॉर्टकट आपको समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर में 2 टाइम्स ऑफ 1d, 2 टाइम्स ऑफ 1d. सेकेंड ऑर्डर में 2 टाइम्स ऑफ 2d. थर्ड ऑर्डर में 2 टाइम्स ऑफ 3d. एंड ऑर्डर में क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ nd. So what is the separation between nth order images formed by two plane mirror? It is 2 times of n into d. Remember d's separation between the mirrors. So distance between nth order images formed by two plane parallel mirrors is given by 2 into n into d, where
D is separation between the two mirrors. काफी इंपॉर्टेंट, ऐसे कई और क्वेश्चन है बच्चों, बट दैट ड्यू कोर्स में हम डिस्कस करेंगे. आई होप एवरीवन हैज एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो व्हेन यू गो फॉर हेयर कट, आपको बहुत सारे आप क्यों दिखते हैं? बिकॉज यू आर एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स. फॉलोड? सो नाउ प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट प्रॉपर्ली. अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप पॉज करके पीछे जा करके नीट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? सो द मोमेंट आई से कि जब आप दो पैरेलल मिरर्स के बीच में बन रहे हो तो इनफाइनाइट इमेजेस बन रही है, तो एक अच्छे बच्चे के मन में डाउट आता है, सर पैरेलल नहीं और परपेंडिकुलर हुआ तो कितने इमेजेस बनेंगे? फिर व्हेन आई विल डिस्कस परपेंडिकुलर, फिर एक डाउट आएगा, सर परपेंडिकुलर नहीं और 60-70 डिग्री हुआ तो क्या होगा? That is our next topic related to plane mirrors. So right now we'll discuss image formed between two plane mirrors. Sorry, plane parallel mirrors. And now we'll be talking about inclined mirrors. Shall I erase it? Okay. So parallel mirror के लिए हमने देखा. Now we'll talk about number of images formed by inclined mirrors. Number of images formed by inclined mirror. Suppose ऐसा एक सिचुएशन है कि ऐसे दो मिरर है, प्लेन मिरर है, they are inclined to each other, M1 and M2 at an angle थीटा. दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है सच दैट मिरर 1 से उसका एंगल अल्फा है और मिरर 2 से उसका एंगल बीटा है. सो यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि कंप्लीट जो एंगल थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा है, वो डी एक्स प्लस वाई के जैसा हो गया. दो मिरर इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज थीटा, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिरर से एंगल इज अल्फा और ऑब्जेक्ट का सेकंड मिरर से एंगल इज बीटा. सो आई कैन क्लियरली सी दैट थीटा इज अल्फा प्लस बीटा. सो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, यू विल ऑलवेज कैलकुलेट स्टेप 1, कैलकुलेट m यूजिंग द फॉर्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा. ये कहाँ से आया? तो व्हेन वी मीट इन पर्सन, जब हम मिलेंगे, चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, सो वी विल प्रूव ऑल्सो. इसका प्रूफ हालांकि रिक्वायर्ड नहीं, बट I would love to explain you that, but not at this point of time. So m is 360 degree divided by theta. तो ये m का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यूजिंग 360 बाय थीटा. ओके, अब जब आप m को सॉल्व करोगे तो m का जो वैल्यू आएगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो. सो डिवाइड करने पर m का जो वैल्यू आएगा वो या तो एक इवन नंबर आएगा या तो जो m का वैल्यू होगा वो एक ऑड नंबर होगा. If it is even number, then number of images, capital N is number of images, will be given by m minus 1. पर अगर वो odd आया, then you have to check whether object is symmetric or object is asymmetric. Symmetric का मतलब object दोनों मिरर के से इक्वल एंगल पर है, यानी अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है. असिमेट्रिक यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. अगर अल्फा और बीटा इक्वल है देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m minus 1. अगर वो एसिमेट्रिक है देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू m. वापस से कभी भी अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल दिया होगा, सो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? m यूजिंग द फॉर्मूला 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा. फिर m की वैल्यू क्या आ सकती है? ईदर इट इज एन इवन नंबर और इट इज एन ऑड नंबर. इफ इट इज एन इवन नंबर, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m minus 1, जो भी m है -1 कर देना. ऑड होगा तो ये दो पॉसिबिलिटी. अब एक अच्छा बच्चा या अच्छा ऑब्जर्वर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर इवन है तो है, ऑड है तो है. बाकी बच्चे सोचते नहीं, हाँ इवन ऑड सब तो हो गए. हो सकता है ना दिस थीटा इज एकदम अजीब सा ही वैल्यू. सपोज ये 23 है, 23. नाउ 360 और 23 कंप्लीट डिवीजन होगा नहीं, और अगर वो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा देन इट विल बी फ्रैक्शन.
सो m की क्या वैल्यू आ सकती है, इवन आ सकती है, ऑड आ सकती है, तो क्या आ सकता है, फ्रैक्शन. इफ इट इज फ्रैक्शन देन काउंट ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब डिवीजन करने पर जो इंटीजर आएगा उसका ग्रेटर, मतलब उसका जो भी नंबर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट. क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. या इसके लिए और एक मेथड है, आई कॉल इट एज काउंटिंग मेथड. विल गो बाय काउंटिंग मेथड. बट फिलहाल हम ब्रिज कोर्स में या फाउंडेशन कोर्स में विल डिस्कस दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल केसेस. रेडी आप? अगर दो मिरर पैरेलल है तो कितनी इमेजेस बनेंगी? फंस गए. इससे पहले वाला केस है इनफाइनाइट इमेजेस. अच्छा, दो मिरर अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0. सो 360/0 गिव्स यू इनफाइनाइट. सो एनीवेज वो तो केस अपना सॉल्व है. अब सपोज अगर दो मिरर है और उनके, सी आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस ओरली, और आपको भी मेरे साथ करना है बच्चों. सपोज देयर आर टू मिरर्स. ओके, विल टेक लाइक दिस. क्वेश्चन 1, टू मिरर्स आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. सॉल्व करो. सो आपको मिलेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90. 360 by 90 when you divide you get 4. Now that 4 is an even number or odd number? 4 is an even number. So if 4 is an even number, number of images will be, therefore n will be 3. I hope it is clear. Question 2. Suppose theta is 60 degrees. चलो बताओ. So 360 by 60 gives you 6. 6 is an even number. So number of images will be 5. ओके, नाउ सपोज थीटा इज 45 डिग्री. ऐसे ही आपको इजी क्वेश्चन से टफ की तरफ जाएंगे. इफ थीटा इज 45 डिग्री तो 360/45 गिव्स यू 8 एंड 8 इज, अच्छा 360/45 8 होगा, ये सॉल्व करना होगा. 360/90 गिव्स यू 4. सो 45 तो 90 का भी हाफ है ना, कर लेना आप चाहिए तो. सो 8 आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7. एंड नाउ सपोज थीटा का वैल्यू इज 120 degrees. Two plane mirrors are at 120 degree apart. Obtuse angle बना रहे, greater than 90 angle. So 360/120, 3 आएगा. And 3 is an odd number. अच्छा, अब अगर ऐसा है, theta is 120 and then I shall discuss two cases. Alpha is 60, beta is also 60. Alpha is 90 and beta is 30. So 360/120 gives you 3. It's an odd number. Alpha, beta both are equal. So symmetric. So number of images will be 2. Alpha 90, beta 30, they are asymmetric. So number of images will be 3. What is your observation बच्चों? कि if the angle is 90 तो भी 3 images बनती है. Angle 120 और asymmetric है तो भी 3 images बनती है. तो इसे बाय हार्ट मत करना कि 3 इमेजेस बन रही है तो 90 होगा. 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है. सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो. चल अगर ऐसा है तो एक और क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड इट अप. सपोज थीटा इज 72 डिग्रीज. इफ थीटा इज 72 डिग्रीज एंड अल्फा इज 48 एंड बीटा इज 24. सो 360/72 करोगे ना, करो. 360/72 5 आएगा. 5 अगेन ऑड होगा. अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल, सो देन द आंसर वुड बी नॉट इक्वल. तो m विल बी इक्वल टू m. तो आंसर 5 ही आएगा. सो देख 72 पे भी 5 और 60 पे भी 5. बट अगर सोच ऐसा होता, अल्फा इज 36 एंड बीटा इज ऑल्सो 36. So then number of images will be symmetric है तो 4 आएंगे. Is that clear? So ये कुछ केसेस थे बच्चों जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय इंक्लाइंड मिरर में हम डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर है? ये स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए. फिर एक इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन विल कंक्लूड आवर लेक्चर्स. ओके, आई होप यू आर फिनिश्ड. फिर आप कोई और भी वैल्यू लेकर के आप खुद की प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो.
जैसे अगर आप 40 डिग्री लेते हो तो 360/40 करोगे तो 9 आएगा। 9 एक इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर होगा। फिर आप उसको डिवाइड करके अल्फा और बीटा इक्वल है कि नहीं, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप आपस में खेल भी सकते हो फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ना बच्चों एक रूम है जो मैं उसको 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ऐसे, ठीक है। और इस रूम का ये वाला वॉल मिरर है। द टू एडजेसेंट वॉल्स ऑफ अ रूम आर मिरर। जैसे आप जिस घर में अभी बैठे हो अपने घर पर, आपके सामने देखो दो वॉल्स अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसके जो एडजेसेंट वॉल्स है ऐसे, आई होप ये सबको दिख रहा है, ऐसे ले सकते हैं आप। सो ये वाला वॉल ये मिरर है और ये भी मिरर है। सो इसको भी सिल्वर किया, इसको भी सिल्वर किया है। सो बेसिकली दोनों मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये समझ में। और आप अगर बीच में खड़े, सो ये सो ये और वो दोनों सिल्वर्ड है, यानी कि वो दोनों मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और कोई अगर रूम के बीच में खड़ा है, जैसे ये, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर मिरर है, और आप यहाँ बीच में खड़े हो। सो यू विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। जो दो, बोलो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, करेक्ट। सो 90 डिग्री अगर होगा तो कितनी इमेजेस बनेगी, क्विक क्विक क्विक, 90 डिग्री पे कितनी इमेजेस बनेगी, 360/90 गिव्स यू 4, 4 इज एन इवन नंबर, यस, तो 3 इमेजेस विल बी फॉर्म। तो आपको आपकी 3 इमेजेस दिखाई देंगी, समझ में आया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं बच्चों, पता है कि ये दो वॉल तो मिरर थी, प्लस हम लोगों ने क्या करा पता है, ये जो टॉप वाला सरफेस है, ये मतलब रूम का जो सीलिंग होगा उसको भी मिरर कर दिया। सो अब कभी भी एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा बच्चों, तो क्वेश्चन विल बी टू वॉल्स ऑफ अ रूम आर मिरर and the ceiling is also mirror. A person is standing in the room, how many images will be formed? Two adjacent walls of a room are mirror and the ceiling is also mirror. So एक दो और ऊपर ये ceiling है, तीनों मिरर है और आप बीच में हो। So आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, सोचो। चलो अपने अपने घर पर विजुअलाइज करो। दो वॉल देखी आपने, वो दो वॉल में बीच में एंगल 90 है, तो आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, 3। आपको विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सो दो वॉल्स, ये दो वॉल्स है, इसके बीच में आप खड़े हो तो 3 इमेजेस बनी। फिर ये सीलिंग है, सीलिंग भी मिरर है, ये भी मिरर है, आप नीचे खड़े हो, प्लीज सी दिस, ये वॉल और सीलिंग भी वॉल, और आप यहाँ खड़े हो। सो अगेन देयर आर 2 मिरर्स एट 90 डिग्री। सो वापस से कितनी इमेजेस बनेगी, 3 बनेगी। फिर बच्चों ये सीलिंग और ये वॉल, ये भी 2 मिरर है 90 डिग्री पर, प्लीज ध्यान से देखिए। सो वापस कितनी इमेजेस बनेगी, 3। चल फिर से ये दो वॉल्स, हाउ मेनी इमेजेस, 3। सीलिंग और ये वॉल, हाउ मेनी इमेजेस, 3। सीलिंग और ये वाला वॉल, हाउ मेनी इमेजेस, 3। सो 3 3 3 9 इमेजेस बनती है। ऐसा बच्चों को लगता है, पर लेट मी टेल यू 9 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सर क्या मिस्टेक हो रही है, हो सकता है ना बच्चों 9 इमेजेस बनी होगी थ्योरेटिकली अगर आप सोचो तो, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द इमेजेस में ओवरलैप, कुछ इमेजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगी। तो आपको दो, भले आप काउंट करें बट 2 दिखेगी नहीं, एक ही दिखेगी। क्या ऊपर से 3 3 3 9 आ रहा है, पर सर बोले कि 9 इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू सी 9 ऑफ देम। इट मे हैपन दैट सम ऑफ द इमेजेस गेट ओवरलैप्ड। तो हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। रेडी आप, प्लीज। मिरर मिरर, हाउ मेनी इमेजेस, 3 इमेजेस होगी, पक्का, श्योर। अब ये दोनों मिरर को भूल जाओ। सो जो ऊपर सीलिंग वाला मिरर था उसके लिए कितने ऑब्जेक्ट थे, एक तो आप जो रूम में खड़े थे, प्लस ये दोनों मिरर ने जो 3 इमेजेस बनाई थी वो इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा वापस, ये दोनों मिरर कितनी इमेजेस बना रही है,
3, यहाँ तक साथ में, वेरी गुड। अब ये सीलिंग वाला मिरर सिंगल मिरर ही है, सो इसके लिए ऑब्जेक्ट एक तो आप जो खुद आप खड़े हो, और ये दोनों मिरर का जो 3 इमेजेस बना वो भी इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो ये मिरर के लिए कितने ऑब्जेक्ट हुए? 4। कौन सा? एक आप एक्चुअल और 3 वो इमेजेस। तो ये मिरर कितनी इमेजेस बनाएगा? 4। और उन दोनों ने कितनी इमेजेस बनाई थी? 3। सो हाउ मेनी विल बी ऑब्टेन? टोटल 7 इमेजेस। एक लास्ट बार, ये दोनों ने कितनी इमेजेस बनाई आपकी? 3। इनको हटा दिया। ऊपर वाले मिरर के लिए कितने ऑब्जेक्ट है? 3 इमेजेस फॉर्म एंड 1 यू एक्चुअल। सो देयर आर 4 ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो सीलिंग वाला मिरर कितनी इमेजेस बनाएगा? 4, और उन्होंने कितनी बनाई थी? 3। तो आंसर वुड बी 7। Clear? So if the adjacent walls of a room are mirror and the ceiling is also mirror, if a person is standing in the room, how many images will be seen? 7. इसका एक और एक्सटेंशन करूं मैं, थोड़ा इंटरेस्ट ट्राई करो, डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों। देख अभी मिरर, मिरर, सीलिंग को भी मिरर किया था हमने, है ना, और एक और वॉल उसको भी मैंने मिरर कर दिया। मतलब रूम के 4 वॉल, मतलब ये 2 मिरर है, सीलिंग भी मिरर है, और एक और वॉल को मैंने मिरर कर दिया। सो मिरर, मिरर एंड मिरर, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? गेस, सोचो। मिरर, मिरर, और यहां भी एक मिरर है, सो कितनी इमेजेस बनेगी? सोचो। 15। ओके, और कोई? देखो जिसका 15 आंसर है कैसे आएगा? दिस विल फॉर्म 3 images. That 3 an actual object. सीलिंग वाले के लिए 4 ऑब्जेक्ट बन गए। सो सीलिंग वाले ने कितनी इमेजेस बनाई? 4, और पहले कितनी बनी थी? 3। 4 + 3 7। ये 7 इमेजेस और ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए क्या बन गए? नया ऑब्जेक्ट गया ऊपर से। रेडी? फास्ट। 3 4, 3 + 4 7, एक्चुअल ऑब्जेक्ट और 7, 8 इसके लिए बनेगी। सो 8 + 7 15 इमेजेस बनेगी। बट दिस इज रॉन्ग बच्चों। कुछ बच्चों को स्ट्राइक हो गया होगा। जैसे मैंने कहा ये 2 मिरर है, ये मिरर है, और ये भी मिरर है। अगर आपको दिख रहा है ऐसे, ये 2 दीवारें पैरेलल हो गई। इफ 2 walls आर पैरेलल, 2 walls आर पैरेलल, पैरेलल मिरर्स कितनी इमेजेस बनेगा? इनफाइनाइट। तो हम उस फ्लो में चले जाते हैं। हाँ, 1 3, 3 + 4 7, 1 7 8 8 7 15। पर ऐसा नहीं है बच्चों। ये 2 वॉल पैरेलल हो गई। अच्छा, फ्लोर को मिरर, सीलिंग को मिरर, सीलिंग भी मिरर, फ्लोर भी मिरर, अगेन दीज 2 आर पैरेलल। सो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो द मोमेंट यू कम अक्रॉस 2 पैरेलल मिरर्स, प्लेन पैरेलल मिरर्स, तो और ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनी? तो आंसर होगा इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको ये लेक्चर्स क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।